हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग 1 से लेकर 5 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क मेंस वाले और आईडीबीआई जैम वाले, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6.5% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6.5% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईएमएफ ने भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की हुई थी और उस रिपोर्ट में इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी 2024 में 6.5% रहने का अनुमान है। Who has recently been appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission by the President of India, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जो भी अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस का है, आईडीबीआई जैम वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों एग्जाम में से किसी न किसी एक एग्जाम में। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन में किसको जो है अभी फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। यानी कि इन तीनों लोगों को 16th फाइनेंस कमीशन में एज ए फुल टाइम मेंबर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इन तीनों लोगों के नाम आप लोग याद रख लो। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डीप में चलेंगे हम लोग। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 4 लोगों को, नंबर ऑफ मेंबर्स की जो संख्या है 4 है। ठीक ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग में 4 लोगों को इंडक्ट किया हुआ है। 3 फुल टाइम मेंबर है, 1 पार्ट टाइम मेंबर है। जो क्वेश्चन में पूछा गया फुल टाइम मेंबर का, तो फुल टाइम मेंबर 3 है। इन तीनों फुल टाइम मेंबर के नाम दिए गए हैं। पार्ट टाइम मेंबर होता तो इसका आंसर कुछ और होता। ठीक ना, पार्ट टाइम मेंबर कौन है उसको भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले ही जो 3 लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला नाम है अजय नारायण झा जी का। तो अजय नारायण झा जी जो है वो ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं और ये 15वें वित्त आयोग के मेंबर भी थे। ये 15th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे और ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी रह चुके हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है वो दूसरा नाम आ रहा है एनी जॉर्ज मैथ्यू का। और ये एनी जॉर्ज मैथ्यू जी जो हैं ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है, तीसरा नाम आ रहा है निरंजन राजाध्यक्ष जी का। ठीक है ना, और ये जो निरंजन राजाध्यक्ष जी हैं ये अर्थ ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अर्थ ग्लोबल के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब ये अर्थ ग्लोबल क्या है? अर्थ ग्लोबल जो है ये पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म है। तो ये बात हो गई तीनों फुल टाइम मेंबर की, तीनों फुल टाइम मेंबर की ये बात हो गई, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर पार्ट टाइम मेंबर की बात करते हैं तो पार्ट टाइम मेंबर सिर्फ एक ही है और वो पार्ट टाइम मेंबर है कौन? सौम्या कांति घोष। मैं लिख रहा हूं सौम्या कांति घोष, ये पार्ट टाइम मेंबर इनको इंडक्ट किया गया है। सिर्फ एक ही इकलौते हैं ये जिनको पार्ट टाइम मेंबर इंडक्ट किया गया है और ये एसबीआई की ग्रोथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग में जो भी चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग रिकॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। 3 फुल टाइम मेंबर का नाम आप लोगों को बता दिया गया, 1 पार्ट टाइम मेंबर का नाम बता दिया गया। पीडीएफ में भी ये सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आप लोगों को आंसर करना रहेगा। मिस्टर हारून राशिद खान HR खान हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। श्री हारून राशिद खान जी को हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो HR खान है ना, अगर आप लोग सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो और थोड़ा सा ध्यान होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। 2011 से लेके 2016 तक ये RBI के डिप्टी गवर्नर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं को भी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और 30 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो गया। इन्होंने पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में राज विकास वर्मा को सक्सीड किया हुआ है। ठीक है, और ये जो HR खान जी हैं इनका कार्यकाल 30 जनवरी 2024 से लेके
27 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, वर्तमान में ये सेबी के स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के मेंबर हैं। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर दिया है एक दूसरे बैंक में। ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे एक दूसरा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन हम लोग यहीं पे मतलब इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर दिया है, उनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मंजूरी दे दिया है। ठीक है। संजय विनायक मुडालिया जो कि करंट में इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया हुआ है इनके रिमेनिंग टेन्योर के लिए, यानी कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, और बचा हुआ कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2025 तक ही है। दूसरा हम लोग बात करें तो जॉयदीप दत्ता रॉय ये हैं, इनका ये जो करंट में है, ये करंट में बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनको आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिमेनिंग टेन्योर के लिए, यानी कि इनके बचे हुए कार्यकाल के लिए, और बचा हुआ कार्यकाल इनका जो है 20 अक्टूबर 2024 तक है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हुई थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल हो जाएंगे। बदलाव हमसे है, ये इसकी टैगलाइन होगी। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI has issued guidelines mandating general and health insurance companies to cover Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa and Homeopathy, जिसको कि आयुष बोलते हैं, आयुष ट्रीटमेंट इन देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। क्वेश्चन बढ़िया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी यानी कि आयुष उपचार को कवर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये किस तारीख से प्रभावी होंगे, ये इसमें पूछा गया है। ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये जो IRDAI के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, ये किस तारीख से प्रभावी होंगे, ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है ना। IRDAI ने अभी हाल ही में जितने भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनसे ये बोला हुआ है कि वे अपने हेल्थ इंश्योरेंस में जो है आयुष ट्रीटमेंट को भी शामिल करें, और ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। IRDA एक्ट 1999, ठीक है, IRDA एक्ट 1999 के सेक्शन 14(2) के सबसेक्शन बी के तहत में ये गाइडलाइन IRDAI के द्वारा जारी की गई हैं, और इन चीज़ों पे पॉलिसीज़ बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2023 में एक कोर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर इंश्योरेंस सेक्टर का गठन किया था। इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2023 में, जिससे कि वो सुझाव वगैरह दे सकें। ठीक है। और उसके बाद में फिर ये गाइडलाइन जारी की गई है और ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगी। और इस सर्कुलर में ये जो गाइडलाइन जारी की गई है IRDAI के द्वारा, इसमें ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होंगी वो आयुष ट्रीटमेंट को चूज़ करने का ऑप्शन देंगी, जिसे पॉलिसी होल्डर्स अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स के पास में ये ऑप्शन रहेगा कि उनको आयुष ट्रीटमेंट को भी मतलब चूज़ करना है या नहीं करना है। ऐसा कंपनियों को करना अनिवार्य होगा, ये ऑप्शन देना होगा। ठीक है। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, ये गाइडलाइन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ECGC लिमिटेड द्वारा ऑफर किए जाने वाले इंश्योरेंस कवर पर अप्लाई नहीं होंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, किस पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो उस कंडीशन में इसका आंसर ये होगा। फिर से सुनो आप लोग, ये जो भी गाइडलाइन IRDAI के द्वारा जारी की गई है, ये गाइडलाइन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ECGC, ठीक है ना, ECGC लिमिटेड के द्वारा ऑफर किए जाने वाले जो भी इंश्योरेंस कवर हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। IRDAI की बात हुई है यहाँ पर। हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। देवाशीष पांडा जो हैं
वो इसके क्या हो जाएंगे, देवाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च दी यूपीआई एट एफिल टावर इन पेरिस टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई पेमेंट्स इन यूरोप, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल हैज रिसेंटली पार्टनर विद व्हिच ई कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। यूरोप में यूपीआई भुगतान की स्वीकृति की सुविधा के लिए पेरिस के एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में किस ई कॉमर्स और निकटता भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लायरा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। एनआईपीएल ने लायरा नेटवर्क के साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो लायरा नेटवर्क है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पार्टनरशिप क्यों की गई है, जिससे कि यूरोप में भी यूपीआई एक्सेप्टेंस को बढ़ावा मिल सके, यूरोप में भी यूपीआई फैसिलिटी लॉन्च की जा सके, यूरोप में भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस वगैरह किए जा सकें। इस वजह से पेरिस के एफिल टावर पर इसे मतलब जो है लॉन्च किया गया था यूपीआई एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लायरा नेटवर्क इज द राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। In order to offer life insurance products, Edelweiss Tokyo Life Insurance Company and which small finance bank has recently announced a bank assurance partnership? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है, ये इसका हिंदी में मतलब है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिससे कि एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस के थ्रू सेल आउट किए जा सकें। एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की भी यहाँ पर बात हुई है, तो ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है, किसका एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, ठीक है ना, और टोक्यो मैरीन होल्डिंग्स आईएनसी का ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। और एक बात आप लोगों से यहाँ पे और शेयर करनी थी कि बजट का क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इसमें, जो रेगुलर बेसिस पर हम लोग ये बैंकिंग वाली क्लास ले रहे हैं। बजट के लिए हमने एक अलग से पीडीएफ डाउनलोड अपलोड कर दी हुई है, ठीक है ना। बजट की पूरी पीडीएफ जो है ऐप पर अपलोड कर दी गई है और ये सबके लिए फ्री है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दी गई है, सबके लिए फ्री है। ऐप डाउनलोड करिएगा और ऐप में जाकर आप लोग फ्री ई बुक वाला जो सेक्शन है ना, ऐप जब आप लोग डाउनलोड मैक्सिमम लोग कर ही लिए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में ई बुक्स वाला एक सेक्शन आएगा, उस ई बुक्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर यूनियन बजट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये सबके लिए फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप लोग बजट वाली पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। जो अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है और जो आईडीबीआई एग्जाम वाला एग्जाम है वहाँ से करना है। बजट में करना क्या है, बजट की जो पीडीएफ आप लोग देखोगे तो लास्ट के 1-2 पेज में जो उससे कुछ बजट के बारे में क्या बजट होता है, पहला बजट कब लॉन्च किया गया, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और बाकी की पूरी पीडीएफ में पूरा का पूरा बजट समराइज करके कवर किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो होती हैं, मेन चीज़ जो आपको देखनी रहेगी कि किस किस डिपार्टमेंट को कितना बजट एलोकेट किया गया है, ये सब चीज़ें देख लेना। सबसे ज़्यादा किसको मिला, सबसे कम बजट किसके लिए एलोकेट किया गया है, ये इस तरीके से भी आप लोग मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो बजट एलोकेशन आप लोग देख लेना, किस किस डिपार्टमेंट को दिया गया है ये देख लेना, ठीक है ना। ये इंटरिम बजट है कि फुल बजट है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इंटरिम बजट है तो क्यों है, फुल बजट है तो फिर ठीक ही है, अगर ये इंटरिम बजट है तो फिर फुल बजट कब आएगा, ये सब भी देख लेना। वैसे ये इंटरिम बजट है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से ये इंटरिम बजट लाया गया, फुल बजट लाया नहीं गया है। फुल बजट आने का जो चांसेस है वो इलेक्शन वगैरह जब ये मई जून में कंप्लीट हो जाएगा, नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद में फुल बजट मतलब फिर से फुल बजट लाया जाएगा। तो मतलब ये सब भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बजट की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, सबके लिए फ्री कर दिया है मैंने इसीलिए, क्योंकि बजट के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, सही और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता नहीं है उनको, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग देखिएगा। आज की क्लास यहाँ पर खत्म करेंगे, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग 6 फरवरी से आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।